नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। आज क्या रहेगी? बड़ी खबर आज रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने आज अपना महिला सेंट्रिक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तमाम वादे हैं महिलाओं के फायदे के लिए। उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने आज ये घोषणा करी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन को लेकर के आज उन्होंने कहा है कि वो अगर शिवपाल सिंह यादव उनके पास आते हैं तो वो गठबंधन के लिए तैयार हो सकते हैं। इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द हम आज बड़ी खबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ी हुई। बहुचर्चित आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट को ड्रग्स सप्लाई का सबूत नहीं मान सकते हैं। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आर्यन खान ड्रग्स केस से चर्चा में आए उसके अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने आर्यन को बेल देते हुए कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को भी ड्रग्स का सप्लायर और पेडलर नहीं माना जा सकता। उसी के साथ साथ समीर वानखेड़े आज सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अपनी जाति के प्रमाण पत्रों के साथ पेश हुए। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण या बयान नहीं आया। अगली खबर उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से। राजनीति में कुछ लोग अपनी बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। इसी का एक उदाहरण है अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। उन्होंने अपनी विधानसभा में सड़क बनवाने का वादा किया था और सरकार से मांग करी थी सड़क बनवाने को लेकर के, लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 31 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के सामने अपना इस्तीफा पेश कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान भी किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव की बात इस शॉर्ट में भी कर लेते हैं। उसके मद्देनजर प्रियंका गांधी सारे रास्ते तलाशने पर जुटी हैं। उन्होंने सीटों को बंटवारे को लेकर के आज आरएलडी के नेता जयंत चौधरी से मुलाकात करी है। जयंत चौधरी आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान प्रियंका और जयंत की मुलाकात लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हुई। ये मुलाकात हालांकि अनौपचारिक थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके तमाम मायने निकाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना महिलाओं से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका जो थीम है वो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस के इस महिला सेंट्रिक घोषणा पत्र में तमाम वादे हैं, जिनमें छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 का मानदेय, वृद्धा विधवा को हर महीने 1,000 की पेंशन, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा, सालाना 3 मुफ्त सिलेंडर और नए सरकारी पदों पर नियुक्तियों में महिलाओं को 40% आरक्षण देने का वादा किया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बताइए कि इन घोषणा पत्रों में जो भी वादे किए गए हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है। बाकी हम बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, वहां क्या कुछ घटित हो रहा है और ये राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। जैसा कि हमने इन शॉर्ट में प्रियंका गांधी के चुनावी महिला सेंट्रिक घोषणा पत्र के बारे में बात करी है, तो उसी से जुड़ी हुई उसी के इर्द गिर्द अलग अलग पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या कर रही हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने आज एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के भीतर के उस डर को भी उजागर करता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको विधानसभा से इस्तीफा देना होगा और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ना विधानसभा ना लोकसभा किसी के भी सदस्य नहीं रह जाएंगे और उनकी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि सारे बड़े नेता जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, चाहे वो मायावती हो, योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव खुद हो, नीतीश कुमार हो, समेत ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, वो जब सीएम बने थे तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। विधान परिषद के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साथ ही एक और कयास भी लगाया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वो विधान परिषद की सदस्यता लेकर के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पहले भी अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया था। और साथ ही साथ उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर के भी बात दोहराई। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के सवाल जस का तस है, यानी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने चाचा और नई बनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर के भी थोड़ा नरम दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन की बात पर कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनकी ओर से शिवपाल यादव और उनके साथियों का पूरा सम्मान किया जाएगा। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव एक गांव में आयोजित जनसभा में रैली कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान ऐलान किया
कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है और भाजपा को हराने की पूरी तैयारी है। उसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, और अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो साथ आए, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन में नहीं शामिल होगी तो सपा के पूर्व प्रमुख अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उनके ही साथ रहेंगे, शिवपाल सिंह यादव के ही साथ रहेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज जोड़ते हुए चलेंगे जो हमने पहले ही बात करी थी। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ मजबूत करने में लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं के सम्मान में प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाई और इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से हुई, जिसका मतलब है कि इस यात्रा के जरिए भाजपा विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश कांग्रेस और प्रियंका कर रही हैं और वो भाजपा को साफ साफ संदेश देना चाहती हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ डटकर मुकाबला करेगी और भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में जा करके भी उसको चुनौती देगी। लेकिन उससे पहले भी एक बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में आखिर क्या चल रहा है। जो हमने ऊपर अभी शुरुआत में बात करी कि अखिलेश जो कह रहे हैं वो उनको शिवपाल के साथ जाने में दिक्कत नहीं है, शिवपाल कह रहे हैं वो सपा के साथ जाने में दिक्कत नहीं है, तो कुछ सालों पहले टूटा यादव परिवार एक बार फिर से कैसे जुड़ रहा है। तो ये लड़ाई काफी पुरानी है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शिवपाल सिंह यादव, आजम खान, मुलायम सिंह यादव तमाम के समर्थन के साथ चल रहे थे, उनका साथ लेकर के चल रहे थे। लेकिन 2017 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बाकी सभी को पार्टी से अलग करने का प्लान बनाया, अपने पिता तक को बाहर किया और संसदीय समिति ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का मुखिया चुना। शिवपाल यादव तब साथ में थे, वो मुलायम सिंह यादव के साथ बाहर नहीं गए थे। और 2017 के चुनाव में शिवपाल सपा के टिकट पर इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक चुने गए और बाद में जब मतभेद होने लगे तो 2018 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी। मुलायम सिंह यादव लाख कोशिशें करके भी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी दोबारा वो तवज्जो नहीं पा पाए और अखिलेश यादव ने अपना गढ़ मजबूत करना शुरू कर दिया, अपना उत्तर प्रदेश मजबूत करना शुरू कर दिया। और वर्तमान में इन तीनों नेताओं में से जो कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एक खास वर्ग के बराबर के नेता हुआ करते थे, उनमें से दो अब पीछे रह गए हैं और अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता हैं। खैर, अब अगर अखिलेश यादव और शिवपाल का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से इनकी रिश्तों में तल्खियां थी और अब दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए सॉफ्ट बयान आने लगे हैं, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी चैन की सांस नहीं ले सकती। और साथ ही साथ भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग दिशाओं से घेर रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों गठबंधन में थे, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए तो दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर तमाम छींटाकसी की गई, आक्षेप लगाए गए कि दोनों ने एक दूसरे का नुकसान किया है। तो चुनाव के पहले इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में आती हैं तो इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने देने के लिए एक दूसरे का साथ लेकर के सरकार बनाती हैं, क्योंकि दोनों का रास्ता भले ही अलग हो लेकिन मकसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। बड़ी खबर में आज इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका ये थी, उस दौरान बीमा पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करी। दरअसल मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने के पति ने जीवन सुरक्षा योजना के तहत 14 अप्रैल 2011 को जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी करी थी, जिसके तहत निगम के द्वारा 3,75,000 का आश्वासन दिया गया था, वादा दिया गया था। ये उस पॉलिसी की शर्त थी, अगर दुर्घटना होती है तो 3,75,000 LIC देगी और अगर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो यह राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी 7 लाख से ज्यादा लगभग हो जाएगी। फिर बीमा धारक की दुर्घटना हुई, उसकी मौत हो गई। तारीख थी 21 मार्च 2012। मौत के बाद शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी ने LIC के समक्ष दावा पेश किया। उसे 3,75,000 का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन जो मौत के बाद का अतिरिक्त 3,75,000 का भुगतान की बात थी वो भुगतान नहीं किया गया। फिर शिकायतकर्ता ने जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया, वहां बात गई। फिर LIC ने पैसे ना देने की वजह बताई। LIC ने कहा कि जिस दिन शिकायतकर्ता के पति के साथ दुर्घटना हुई थी
उक्त पॉलिसी की प्रीमियम देने की तारीख निकल चुकी थी और भुगतान ना होने के कारण वो पॉलिसी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फिर बात जिला फोरम से निकलकर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष पहुंची। फिर वहां से बात राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग के पास पहुंची। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया। जिला फोरम का आदेश LIC के पक्ष में था, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष LIC ने तर्क दिया कि पॉलिसी की शर्तों में यह साफ साफ लिखा है कि दुर्घटना होने पर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, उसका प्रीमियम भरा जा रहा होना चाहिए। लेकिन पॉलिसी 14/10/2011 को समाप्त हो गई थी, उसका प्रीमियम नहीं भरा गया था और दुर्घटना 6/3/2012 को हुई थी। इस हिसाब से पॉलिसी लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद दुर्घटना के तथ्यों को बिना बताए हुए 9/3/2012 को पॉलिसी को पुनर्जीवित करने की मांग की गई, जबकि मौत 6/3/2012 को हो गई थी। इस आधार पर मौत का क्लेम नहीं दिया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया, जिसके मुताबिक दुर्घटना के लाभ का दावा तभी किया जा सकता है जब पॉलिसी का नवीनीकरण हुआ हो, उसके बाद दुर्घटना हुई हो और मृत्यु हुई हो। उस दरमियान अगर पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो शिकायतकर्ता का यह दावा गलत है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में शिकायतकर्ता को अतिरिक्त पैसे देने से, मौत का क्लेम देने से मना कर दिया। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है। वो कहते हैं कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हालात बदलते रहते हैं, हालात ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अगर आप कर्म करने में विश्वास करते हैं, तो हर हालत में आपको फल मिल के ही रहेगा। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।